तो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन से। क्या मतलब है डिग्री से? जब हम कोई भी कंपाउंड लिखते हैं, देखो, तो सिंपल स्ट्रेट लाइन हो सकती है, CH3 CH2 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 CH3। एक ब्रांच हो सकती है CH3 CH3। जैसे ही मैंने ब्रांच बनाई, हाइड्रोजन कम हो गए, यहाँ 2 से 1 हाइड्रोजन रह गया, यहाँ 2 थे हाइड्रोजन, ब्रांच रखी तो वैलेंसी मेंटेन करने के लिए 1 हाइड्रोजन कम कर दिया, ये आ जाएगा CH2 CH3, 1 कार्बन मैंने इसमें बढ़ा दिया। एक और ब्रांच लगा दी, जब एक और ब्रांच में लगा दूंगा, अगर इसी पर लगाता हूं तो ये हाइड्रोजन भी मुझे हटाना पड़ेगा, CH3 CCH3 CH3 या C2H5, जो भी आप लिखना चाहते हो, CH2 CH3। तो अब इन कंपाउंड्स में ये जो सामने लिखे हैं, हम इन कार्बन एटम्स को नोटिस करते हैं। ये वाले कार्बन एटम पर 3 हाइड्रोजन है, ये वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, ये पर, इस पर भी 2 हैं, इस पर भी 3 है, यानी 2 टाइप के कार्बन हैं। यहां टाइप में अगर मैं कैटेगराइज करता हूं कार्बन के टाइप्स, तो 2 टाइप के कार्बन हैं। इस वाले में अगर मैं चेक करता हूं, तो एक कार्बन ऐसा जिससे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, एक कार्बन ऐसा जिससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक कार्बन ऐसा जिससे 1 ही हाइड्रोजन लगा है। मैं इसको चेक करूंगा तो ये तो दोबारा पहले वाले से नंबर 1 से रिजेंबल कर रहा है, इसको चेक करता हूं तो ये भी नंबर 1 से रिजेंबल कर रहा है। इसका मतलब है इसमें 3 टाइप के कार्बन एटम्स हैं अलग अलग। कंपाउंड में कार्बन टोटल चाहे जितने भी हों, मैं टाइप्स की बात कर रहा हूं। इस वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। मेरे पास यहां एक कार्बन जिस पर 3 H लगे हैं, एक कार्बन जिस पर 2 लगे हैं, 3 हाइड्रोजन वाले, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 4 कार्बन ऐसे हैं जिन पर 3 हाइड्रोजन है, एक ऐसा है जिस पर 2 हैं, एक ऐसा है जिस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हम क्लासिफाई करते हैं इन कार्बन एटम्स को, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। इन पर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं, उन हाइड्रोजन एटम्स को हम क्लासिफाई करते हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होगा, अभी पता चल जाएगा कि क्यों नहीं होगा। तो इनको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड टू द कार्बन, टोटल जितने भी कार्बन लगे हैं। जैसे अगर मैं एक ये एग्जाम्पल लिखता हूं जिससे सिर्फ एक कार्बन लगा है, सिर्फ एक कार्बन लगा है, तो इस कार्बन को मैंने प्राइमरी कार्बन बोलना है। प्राइमरी कार्बन एटम is the carbon atom by which only one carbon atom is attached। जैसे बिल्कुल टर्मिनल एंड पर होगा ये कार्बन CH2 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 CH3। सिर्फ 2 कार्बन इसमें मॉलिक्यूल में ऐसे हैं जिससे सिर्फ एक कार्बन लगा है, एक ये वाला, एक ये वाला, ये प्राइमरी बोला जाएगा, ये प्राइमरी बोला जाएगा। इस कार्बन को कंसीडर करो, इस कार्बन पर तो 2 कार्बन लगे हैं, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है। फर्दर अगर दोनों तरफ दो कार्बन लगे हैं, तब मैं इसे सेकेंडरी कार्बन का नाम दूंगा। वो कार्बन एटम जिससे फर्दर 2 कार्बन लगे होते हैं, उसको बोला जाता है कि ये सेकेंडरी कार्बन। वो कार्बन एटम जिससे 3 कार्बन लगे हों, उसको बोला जाएगा कि ये टर्शियरी कार्बन है। और किसी कंपाउंड में ऐसा कार्बन भी हो सकता है जिससे 4 कार्बन एटम्स लगे हों, तो उसे क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। अगर कार्बन से 4 कार्बन लगे हैं, फिर तो हाइड्रोजन की संख्या 0 रहेगी, इस पर 0 होगी, हाइड्रोजन नहीं हो सकता। लेकिन अगर कार्बन पर 3 कार्बन लगे हैं, एक कार्बन पर 3 कार्बन कनेक्टेड हैं, तो वैलेंसी अभी पूरी नहीं हुई, पूरी करने के लिए मुझे अपनी तरफ से हाइड्रोजन फीड करना पड़ेगा इसमें। यानी टर्शियरी कार्बन एटम उसको कहा जाता है जिससे 3 कार्बन लगे हों।
और टर्शरी कार्बन पर एक हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को अगर वो टर्शरी कार्बन पर लगा है तो टर्शरी हाइड्रोजन बोला जाएगा। उस कार्बन को जिससे दो कार्बन लगे हैं सेकेंडरी कार्बन बोला जाता है। दो कार्बन लगे हैं तो दो वैलेंसी बच गई, जो पूरी करने के लिए दो हाइड्रोजन मुझे इसमें फीड करने पड़ेंगे। उन दो हाइड्रोजन एटम्स को बोला जाएगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या है? जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से लगा हो वो सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। टर्शरी हाइड्रोजन क्या है? जो हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन से लगा हो। क्वाटर्नरी हाइड्रोजन क्या है? कुछ भी नहीं, गलत है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता क्वाटर्नरी हाइड्रोजन? क्योंकि क्वाटर्नरी कार्बन पर तो हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही 0 होगी। तो जैसे हमने ये कार्बन हाइड्रोजन की गिनती की, क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको एक मॉलिक्यूल लिख करके दे दिया जाएगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ क्वाटर्नरी कार्बन। हाइड्रोजन तो नहीं हो सकता क्वाटर्नरी, लेकिन कार्बन हो सकता है। तो बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, कोई ऐसा थोड़ी है, बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें है ही क्या करने को। मॉलिक्यूल अगर आपको लिखना आ गया है फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लिखना सीख गए हो मॉलिक्यूल फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे टर्शरी कार्बन एटम 3 डिग्री करके लिख देते हैं, छोटी सी डिग्री लिखी हुई है ना ऊपर, ये 3 डिग्री किसे बोलेंगे? जिस कार्बन से 3 कार्बन लगे हों, एक कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टर्शरी कार्बन है ये। एंड दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज टर्शरी हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे इसकी, आपसे गिनती कराएंगे कि हाउ मेनी टर्शरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इंपॉर्टेंस निकलती है जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इन कार्बन एटम्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, इसलिए हमें पता होने जरूरी होते हैं। तो क्वाटर्नरी कार्बन एटम वो कार्बन एटम जिस पर 0 हाइड्रोजन हो, फर्दर 4 कार्बन लगे हुए हों, वैलेंसी तो 4 ही है, 4 से ज्यादा तो इसमें लगे नहीं हो सकते। ये मैंने आपको बेसिक सी डेफिनेशन बताई। अब जैसे कोई एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ये एक एग्जांपल दे दिया हमें, पहले वाला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, सिर्फ एक कार्बन लगा है। दिस कार्बन एटम इज प्राइमरी कार्बन एटम। दूसरे वाला अगर चेक करोगे तो इससे तो 4 कार्बन लगे हैं, इधर नीचे भी कार्बन है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इस कार्बन को बोलोगे क्वाटर्नरी कार्बन। तीसरे नंबर के कार्बन को बोलोगे, इससे तो 3 कार्बन लगे हैं, एक कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ऊपर हो गया, तो टर्शरी लिखा है ये, टर्शरी कार्बन एटम। और ये वाला जो हाइड्रोजन है टर्शरी हाइड्रोजन हो गया। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल लिख करके आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया हाउ मेनी टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, तो आप कहोगे 1। हाउ मेनी टर्शरी कार्बन एटम्स आर देयर, आप कहोगे 1। इस कार्बन पर 2 कार्बन लगे हैं फर्दर, एक ये लगा हुआ है, एक ये, तो ये तो सेकेंडरी कार्बन है। और सेकेंडरी हाइड्रोजन की गिनती कितनी है? 2 है। अगर आपसे प्राइमरी हाइड्रोजन की काउंटिंग पूछी जाए, हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, तो 3 यहां पर है। प्राइमरी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं ना मैं, कार्बन थोड़ी कह रहा हूं। 3 हाइड्रोजन ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, ऐड करके बता देने हैं। कार्बन एटम्स की बात की जाए, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम्स, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये इसके साथ लगा है, थोड़ा सा ये इधर खिसक गया, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो एक कार्बन ये 1 2 3 4 5 प्राइमरी कार्बन एटम्स हैं। सेकेंडरी कितने हैं? 1 सेकेंडरी कार्बन एटम। टर्शरी कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 3 डिग्री कार्बन। और
क्वाटरनरी कितने हैं? 4 डिग्री, ओनली 1। ये हमारा आंसर होगा इस एग्जाम्पल में। तो बड़ी सीधी सी प्रॉब्लम होती है। अब यही काम अगर मैं बॉन्ड लाइन में आपसे पूछ लूं, ये बॉन्ड लाइन दिया है, ये तो मॉलिक्यूल लिख करके दे दिया था, तो पहले आप इसको कन्वर्ट कर लो सिंपल मॉलिक्यूल में, इसको कन्वर्ट करो, डीकोड करो। 1 पोजीशन पर कार्बन लिख लिया, उस पर CH3 है। 2 पोजीशन पर कार्बन लिख लिया, 3 पर कार्बन, 4 पर कार्बन, 5 पर कार्बन, 6 पर कार्बन, ये लिख लिया। इस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है, अंडरस्टूड है। जब हमने बॉन्ड लाइन लिखा होगा तो हाइड्रोजन हम हटा देते हैं, तो अब वापस लिख लेंगे क्योंकि हमें गिनती बतानी है इनकी। हाइड्रोजन लिख लिया हमने। अब गिनना शुरू करो। क्वेश्चन दिया गया पहले, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम्स एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स। सेकेंडरी कार्बन गिनो, ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन लगे हों। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये नहीं है, इससे तो 3 लगे ना, देखो एक ये लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है, ये नहीं है, इससे तो एक ही लगा है। 1 2 3 4 5 सेकेंडरी कार्बन है, 5 टोटल। हाइड्रोजन पर आ जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2। हर सेकेंडरी कार्बन पर 2 ही तो हाइड्रोजन होंगे ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है, या गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स हो गए। टर्शरी कितने हो गए? टर्शरी कार्बन ओनली 1 इज देयर, ये टर्शरी कार्बन एटम है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। टर्शरी हाइड्रोजन, अब 1 कार्बन है तो 1 ही हाइड्रोजन होगा। टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स की गिनती होगी 1। प्राइमरी कार्बन ओनली 1 इज देयर, ये वाला। प्राइमरी हाइड्रोजन 3 होते हैं, एक कार्बन पर 3 होते हैं हाइड्रोजन। क्वाटरनरी कार्बन 0 है ही नहीं, यहां कोई ऐसा कार्बन जिससे 4 कार्बन लगे हों, और हाइड्रोजन तो होता ही नहीं कभी, क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बॉन्ड लाइन में भी हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये सिर्फ एल्केन एंड साइक्लो एल्केन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। जब कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है फिर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन से हट जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एल्डिहाइड आ गया, अल्कोहल वाला कार्बन है, फिर हम नहीं इंडिकेट करते इसको। हमें ये फोकस करना होता है सिर्फ एल्केन या साइक्लो एल्केन में। हम एल्कीन के कार्बन को, डबल बॉन्डेड कार्बन को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडिकेट कभी भी नहीं करते। हम कभी एल्डिहाइड के कार्बन को, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडिकेट नहीं करते। तो ये आंसर मैंने डिस्कस कर ही दिया डिटेल से आपका। अब जैसे अभी ये मैंने साथ ही बता दिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन इन विच इट इज अटैच्ड। हाइड्रोजन की गिनती करनी है, देखो ये एक एग्जांपल देख लो। आपसे कहा जाए कि सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम तो ये हैं बस, और तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्बन है जिससे 2 कार्बन लगे हैं। अगर आपसे कहा जाए सेकेंडरी हाइड्रोजन, बात हाइड्रोजन की है, अब कार्बन छोड़ दिया। अगर आपसे कहा जाए टर्शरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टर्शरी कितने? ओनली 1, ये वाला। अगर आपसे कहा जाए कि प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, तो प्राइमरी हाइड्रोजन आप 3 ये बताओगे, 3 ये बता दोगे, 3 ये बता दोगे, 3 ये बता दोगे, 3 ये बता दोगे, 12 हो जाएंगे टोटल, नहीं 15 हो जाएंगे टोटल। क्वाटरनरी कार्बन है, हाइड्रोजन तो होता नहीं है कभी क्वाटरनरी हाइड्रोजन, तो ये फ्री के नंबर होते हैं बस।
जितना मैंने बताया इतना समझ लगी गया होगा। हाँ, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कई बार कंफ्यूजन लग जाते हैं। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कई बार अगर मैं आपको जल्दी से कोई एक स्ट्रक्चर इस तरीके का लिख करके दे देता हूं। क्वेश्चन दिया मैंने, इसको सॉल्व करके बताओ। हाउ मेनी टर्शियरी कार्बन एटम्स आर देयर? प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, कार्बन की बात हो रही है। ये जल्दी से तेजी से सॉल्व करके मुझे बता दो। टर्शरी कार्बन का मतलब वो कार्बन जिससे 3 कार्बन लगे हों, तो ऐसे तो 2 ही कार्बन है सिर्फ, ये मैंने ग्रीन से इंडिकेट कर दिए। प्राइमरी कार्बन का मतलब 6 हो गए टोटल, ये ब्लू से कर दिए, एक ही हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। और सेकेंडरी कार्बन का मतलब हो जाएगा एक ये वाला कार्बन है जिससे 2 कार्बन लगे हैं बस, बाकी इससे तो 4 लगे हैं, इससे तो 3 लगे हैं, इससे तो 3 लगे हैं, इनसे तो किनारे पर तो 1 लगा हुआ है। सेकेंडरी कार्बन सिर्फ 1 अवेलेबल है। तो थोड़ा ध्यान से करना है। एक क्वेश्चन और दे करने के लिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ secondary carbon atoms in this molecule. टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन, बस और कुछ नहीं बताना है। देखो आंसर चेक करते हैं। सेकेंडरी कार्बन उसे कहते हैं जिस कार्बन से 2 कार्बन लगे हों, एक तो ये है, एक कार्बन इधर लगा, एक कार्बन इधर लगा। एक कार्बन ये है जिससे 2 कार्बन लगे हैं, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर जिससे 2 कार्बन लगे हैं, चौथा नंबर जिससे 2 कार्बन लगे हैं, पांचवा नंबर जिससे 2 कार्बन लगे हैं, बस। आंसर होगा हमारा 5। ये तो सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी हाइड्रोजन अगर ये क्वेश्चन आ जाता, सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या 2 इस पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर सेकेंडरी कार्बन पर 2 होते हैं हाइड्रोजन, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 10 आंसर होगा हाइड्रोजन के लिए। समझ आ गई बात? जब हम इसमें टोटल सेकेंडरी कार्बन की संख्या देखेंगे तो 5 आ जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5। चलो नेक्स्ट आते हैं इसके बाद। अब एक होता है हमारा साइड ग्रुप। जब भी हम कोई कंपाउंड लिखते हैं तो एक टर्मिनल एंड पर कोई ग्रुप होता है, यानी उसके आगे कोई भी कार्बन कनेक्टेड नहीं होता, तब हम उसको साइड ग्रुप या एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। आप एल्काइल ग्रुप किन किन को बोलते हो? एक तो होता है देखो एल्केन। एल्केन मतलब तो ये तो पूरा मॉलिक्यूल है, और एल्केन में से कुछ कम कर देता हूं मैं, एक हाइड्रोजन कम कर देता हूं एल्केन में से, एक H माइनस कर दिया, ये माइनस किया, एक H, तो जो भी कुछ बचा वो बचा एल्क, इतना पार्ट तो एल्क वाला वैसा ही, एन की जगह YL लिख दिया, इसका नाम चेंज ऐसे होगा। तो जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो एल्केन से H माइनस करके साइड ग्रुप, यानी ग्रुप क्यों कह रहा हूं मैं इसे, कहीं मैं उसको जोड़ सकता हूं, एल्केन को मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें वैलेंसी फ्री नहीं है, लेकिन एल्काइल ग्रुप में एक वैलेंसी फ्री रहती है, वो वैलेंसी के जरिए मैं उसे कहीं कनेक्ट कर सकता हूं। तो कोई एल्केन तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे ही ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं लिखता हूं मिथेन CH4, CH4 से एक हाइड्रोजन कम कर दो, जब एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो CH3 बचेगा। अब इसे ग्रुप बोलेंगे हम, क्योंकि ये वैलेंसी इसकी फ्री है, ये कंपाउंड नहीं है, कोई ग्रुप है, कहीं कनेक्ट हो सकता है जाकर के, कहीं जुड़ सकता है ये क्योंकि मिथेन से मैंने बनाया तो इसे बोला जाएगा मिथाइल मेथ, इतना हमने यहां से लिया। ये एन की जगह YL लिख देने का मतलब है
कि हमने एक H माइनस कर दिया। एक मेरे पास होता है C2H6, इसे कहते हैं इथेन। इथेन से जब एक H माइनस कर देते हैं तो C2H5 बचेगा। वैलेंसी दिखानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं हम एथ ऑयल। एक तीसरी और कंडीशन है जो हम प्रोपेन से बना पाए। अगर हमने एक मॉलिक्यूल लिया प्रोपेन, अब जब आप प्रोपेन लिखोगे तो C3H8 लिखोगे, माइनस H कर दो। जब माइनस H कर दिया आपने तो C3H7 बचा। ये था प्रोपेन। ये बन जाएगा प्रोप, तो इतना ही पार्ट लेंगे, एन की जगह YL लिख देंगे, YL। अब प्रोपेन में आकर के एक झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन वो क्या झगड़ा है उसे थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं। हम प्रोपेन पूरा लिख लें, ये H भाई हटाया कहां से, ये तो देख ही नहीं रहे ना हम। ये झगड़ा मिथेन में नहीं है, मिथेन में तो एक ही कार्बन है, उसी कार्बन से H हटेगा, चाहे कोई सा हटाओ एक ही बात है। चाहे आप ये वाला H हटाओ, ये वाला H हटाओ, ये वाला H हटाओ, एक ही बात है। इथेन में जब आप H हटाओगे तो एक ही जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। एक ही बात है कि आप इस वाले से हटाते हो या इससे हटाते हो, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी कार्बन एटम्स हैं, दोनों सिमेट्रिकल हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो आप यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोपेन में यहां से झगड़ा क्यों शुरू हो गया? क्योंकि जो प्रोपेन मॉलिक्यूल जब हम लिखेंगे CH3 स्ट्रक्चर लिखेंगे, CH2 CH3, अभी पढ़ के हटे हैं हम, प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन। अब दो टाइप के हाइड्रोजन है, दो टाइप के कार्बन है। दो टाइप के हाइड्रोजन में एक टाइप है प्राइमरी हाइड्रोजन का, दूसरा टाइप है सेकेंडरी हाइड्रोजन का। जब मैं सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाऊंगा तो कुछ अलग बनेगा, प्राइमरी हाइड्रोजन हटाऊंगा तो कुछ अलग बनेगा। मैंने सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाया, माइनस हाइड्रोजन, लेकिन यह हाइड्रोजन कौन सा था? 2 डिग्री था, तो बना मेरे पास CH3CH। क्योंकि सेकेंडरी हटाया तो यहां से 2 से एक H रह गया, ये वैलेंसी फ्री रह गई, एंड CH3। मैंने प्राइमरी वाला H हटाया, दूसरा एक माइनस H किया, लेकिन इस बार सेकेंडरी नहीं हटाया, यहां से ये हटा दिया, ये बोला गया कि ये प्राइमरी H था, तो बना CH3CH2CH2। इसके कनेक्ट होने वाला कार्बन प्राइमरी है, इसके कनेक्ट होने वाला कार्बन सेकेंडरी है, तो ये दो ग्रुप अलग अलग नाम दिए जाएंगे। अब हम ठीक है, प्रोपाइल तो ठीक है, ये एक रफ वे में बोलना ठीक है, लेकिन हमें इनको अब डिस्टिंक्ट करना जरूरी है। डिस्टिंक्ट करना जरूरी है मतलब हमें ये बताना जरूरी है कि प्रोपाइल की जब ग्रुप कहीं कनेक्ट होगा, प्रोपाइल का ग्रुप जब कहीं कनेक्ट होगा, तो वो प्रोपाइल का ग्रुप दो तरफ से कनेक्ट हो सकता है, या तो सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट हो या प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट हो। अब मैं काम की बात बता रहा हूं, इसमें बड़े बच्चे उलझते हैं, कंफ्यूजन भी बड़ा लगता है। जब ये सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट होगा तब हम इसका नाम जो लिखेंगे साइड ग्रुप की तरह से, वो लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। इसको नाम दिया जाएगा आइसोप्रोपाइल। सिर्फ प्रोपाइल नहीं, अगर आइसोप्रोपाइल लिखा है इसका मतलब है कि 3 कार्बन में से वो बीच वाले कार्बन से यानी सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, और अगर ये प्राइमरी कार्बन के जरिए कनेक्टेड है, सेकेंडरी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तब हम इस ग्रुप को जो नाम देते हैं
वो नाम देते हैं एन, स्मॉल एन लिख देते हैं, प्रोपाइल। ये प्रोपाइल एम्बिगुअस है, एम्बिग्युइटी है यहां। क्यों एम्बिग्युइटी है यहां पर? क्योंकि हमें नहीं पता कि इस प्रोपाइल में कार्बन पहला लगा है या दूसरा लगा है। लेकिन अगर ये प्रोपाइल हमें 1 कार्बन पर दे दिया जाए और नाम पूछा जाए, तब आप कहोगे कि ये एन प्रोपाइल है। एन प्रोपाइल मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, स्ट्रेट चेन प्रोपाइल, तीनों कार्बन एक लाइन से लगे हैं। यहां तीनों कार्बन एक लाइन से जरूर लगे हैं, लेकिन सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड होगा, तब हम उसको आइसोप्रोपाइल नाम देंगे। तो एक टर्म का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं जिसको कहा जाता है आइसोप्रोपाइल। ऐसे ही आगे चल के हम इसे ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल या कुछ और भी नाम दे देते हैं बस। लेकिन आइसो को समझना जरूरी होता है। आइसो ग्रुप के लिए हम एक रफ सा पहचान करने का तरीका ये सोच लेते हैं, मॉलिक्यूल कोई अगर दिखा, एक कार्बन पर 2 CH3 लगे दिख जाएं अगर, तो आप इस ग्रुप को आइसो ग्रुप कह सकते। इतना ग्रुप, अब आगे कुछ भी है, प्रोपाइल छोड़ो, सिर्फ आइसो का मतलब क्या है? आइसो का मतलब है एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप। अब ये एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप ही है, एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक मिथाइल ग्रुप ये है, 2 मिथाइल ग्रुप एक कार्बन पर कनेक्टेड है। आई होप कि ये वाली बात समझ आई होगी, काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। भाई जब आप किसी मॉलिक्यूल से एक H हटा रहे हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो चेंज होगा ना। जैसे मीथेन है, मीथेन में एक कार्बन है, C1 है, H कितने हैं? 4 हैं। तो मैंने एक हाइड्रोजन जब कम कर दिया, -1 H किया, तो क्या बचेगा? CH3 बचेगा। हाइड्रोजन की गिनती एक कम हो गई ना। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला आप जानते हो, CnH2n+2 है। कोई भी एल्केन है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। तो जब आप इससे एक H माइनस कर देते हो तो इसका जनरल फॉर्मूला अल्काइल ग्रुप का रह जाएगा CnH2n+1। यानी अल्काइल ग्रुप है जनरल फॉर्मूला एल्केन से एक कम, CnH2n+1। यहां +2 था, एक कम कर दोगे तो +1 हो जाएगा। 2 में से एक कम कर दिया तो +1 ही बचेगा। तो एल्केन चाहे वो आइसोप्रोपाइल बन रहा है तो भी CnH2n, जैसे मैंने अभी ये लिखा CH3 CH2 CH3, प्रोपेन, प्रोपेन का जनरल फॉर्मूला क्या है? C3H8 CnH2n+2। अब आपने एक H कम किया, -H करने पर क्या बचा? C3H7 बचा। C3H7 दो हो सकते हैं, ये आइसोप्रोपाइल हो सकता है, एन प्रोपाइल हो सकता है, यानी नॉर्मल प्रोपाइल हो सकता है। तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। आइसोप्रोपेन ये लिख दिया यहां। इनफैक्ट आइसोप्रोपेन कुछ होता नहीं है, प्रोपेन तो प्रोपेन ही होता है, लेकिन हाँ आइसोप्रोपाइल होता है। प्रोपेन से हमें ये आइसो, इनफैक्ट सही, ये तो समझाने के लिए लिख दिया गया। आइसो आप इसे हटा ही दो तो ज्यादा बढ़िया बात है। प्रोपेन से H की पोजीशन मैंने तो आपको क्लियर करके बता दिया। प्रोपेन से जब प्राइमरी कार्बन हटाया तो प्रोपाइल बना या एन प्रोपाइल बना, और जब प्रोपेन से सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाया तो आइसोप्रोपाइल बना। ये दो अलग अलग सिचुएशन कंडीशन रहेंगी। ये टर्म आइसो एंड नियो, एक और भी एडिशनल टर्म है। नियो क्या चीज है? देखो, नियो का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब टर्शरी हाइड्रोजन को हटाते हैं। अभी मैंने सेकेंडरी के लिए बताया। सेकेंडरी लेकिन कई सारे टाइप के हो सकते हैं। सेकेंडरी में ऐसा नहीं कहना, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिख करके देता हूं, देखो इस बात को ध्यान रखना। ये टर्शरी हो गया। जब आप इस टर्शरी को यहां पर लिखोगे, हटा दोगे, तो ये टर्शरी साइड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। एक लेकिन सेकेंडरी साइड ग्रुप बन सकता है। प्रोपेन में मैंने सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाया, कार्बन पर ये 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्ट कर दिए। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं, एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक मिथाइल ग्रुप ये है,
लेकिन सेकेंडरीज के अलावा भी कुछ और भी हो सकता था। एक और सेकेंडरी क्या हो सकता था? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, यहां से आपने एच हटाया, ये भी तो सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन हटाकर आपने क्या किया? यहां साइड ग्रुप बनाया, 1 2 3, यहां से ये हटा, साइड ग्रुप यहां से कनेक्ट हुआ, बाकी 3 कार्बन लगे हुए हैं। इसको मैं आइसो नहीं बोलूंगा। आइसो मुझे किसे बोलना है? मैंने बड़ी सिंपल करके बात बता दी, अगर पहचानना चाहते हो तो बड़े आसानी से पहचान जाओगे। आइसो बोलने के लिए उस कार्बन पे ध्यान देना है जो हमने कनेक्ट किया है। वो कार्बन से अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, मिथ मतलब एक एक कार्बन लगे हैं, तब मैं इसे आइसो कह सकता हूं। ये वाला सेकेंडरी चाहिए मुझे, सारे सेकेंडरी नहीं चाहिए। आइसो मींस वो कार्बन जिस पर 2 मिथाइल लगे हों। मिथाइल के अलावा अगर इथाइल प्रोपाइल आ गए और है वो था सेकेंडरी, तो अब मुझे आइसो नहीं कहने वाले हैं। यही बात नियो की है। नियो वो टर्शरी कार्बन होता है जिस पर 2 की जगह 3 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं। अगर एक कार्बन है, यहां 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, ये एक H है, ये तो एल्केन है। लेकिन टर्शरी तो ऐसा भी तो हो सकता था। कौन मना करता है? ये वाला भी टर्शरी कार्बन बोला जाएगा। दिस कार्बन इज ऑल्सो टर्शरी, दिस इज ऑल्सो टर्शरी। नियो के लिए ये वाला टर्शरी चाहिए जिस पर 3 CH3 ग्रुप लगे हों। जब मैं किसी ऐसे कार्बन से जिससे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, हाइड्रोजन को हटा देता हूं, हाइड्रोजन हटा देने पर जो बनेगा या बचेगा, दैट इज कॉल्ड एज नियो ग्रुप। और आइसो किसे बोलेंगे? एक कार्बन पर जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज आइसो ग्रुप। अभी जब हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, नाम लिखेंगे कुछ, तो बात पता चल जाएगी। वेल, कई बार आइसो में एंड सेकेंडरी में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को, तो वो कंफ्यूजन मैंने हटाने के लिए बता दिया कि आइसो बस उसे कहना है जिसमें कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो। सेकेंडरी तो है ही है, सेकेंडरी जिसमें कार्बन पर 2 कार्बन लगे हो। कार्बन पर 2 मिथाइल मतलब आइसो, कार्बन पर 2 कार्बन चाहे वो कुछ भी हो, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, तब वो सेकेंडरी नाम में, क्योंकि कई बार कॉमन नेमिंग में सेकेंडरी भी लिखा जाता है, नेमिंग में अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। तो ये तो आइसो ग्रुप हो गया, एन आइसो ग्रुप, इस ग्रुप का नाम दोगे आप आइसो। ये वाला जो ग्रुप है यहां पर, जैसे CH3 CH, अब ये ग्रुप नहीं है कोई, नाम देखो इसका, कंपाउंड में तो हाइड्रोजन की कोई कमी थोड़ी आ रही है कहीं, ये तो मॉलिक्यूल है, इसको आप ग्रुप नहीं कह सकते ना। ये तो वैलेंसी फ्री छोड़ोगे तब आप ग्रुप बोलोगे, ये भी ध्यान देने की बात है। ये तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें एक आइसो ग्रुप जरूर है। आइसो और पूरा नाम, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। 4 कार्बन जिसमें प्रेजेंट हैं उसे कहते हैं ब्यूट, तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। दिस इज नॉट IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग अलग है, बट स्टिल ये वाला पैटर्न नेमिंग का है भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम इसको आइसोब्यूटेन नाम देते हैं। वो वाला ब्यूटेन जिसमें आइसो ग्रुप मौजूद हो, आइसोब्यूटेन बोला जाएगा। जैसे ये एक कार्बन, इससे फर्दर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, CH3 CH3, ये टर्शरी, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इतना ग्रुप तो भाई ये आइसो ग्रुप कहला सकता है। बिल्कुल आप इसे बोल सकते हो, इसको आइसो बोला ना मैंने, ये साइड ग्रुप था, ये साइड ग्रुप ब्यूटेन में कनेक्ट हो गया तो आइसोब्यूटेन नाम दे दिया। ये साइड ग्रुप, अब लेकिन ब्यूटेन तो नहीं, टोटल कार्बन तो ज्यादा है, 1 2 3 4 5, आइसोपेंटेन बोलना चाहिए। कॉमन नेमिंग सिस्टम है, ध्यान रहे। IUPAC नेमिंग डिस्कशन नहीं किया है शुरू अभी आपको, IUPAC नेमिंग तो अलग है। आइसो ग्रुप होने की वजह से, ये ग्रुप होने की वजह से आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, आइसोहेप्टेन। अब ये आइसो ग्रुप जो का तू रखो, यहां पर एक कार्बन पर 2 CH3, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट। अभी आ जाएगी बात आगे चल के। 7 कार्बन कहीं होते हैं उसे कहते हैं हेप्ट, 5 होते हैं उसे कहते हैं पेंट, 6 होते हैं उसे कहते हैं हेक्स। तो ये आइसो ग्रुप है, आइसोहेप्टेन कॉमन नेमिंग सिस्टम है। एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, जैसे ये आइसो ग्रुप इतना है, 1 2 3 4 5 6, आइसोहेक्सेन नाम देना चाहिए आपको इसको। तो ये कॉमन नेमिंग सिस्टम में इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, और अगर थोड़ा केयरफुली इसको नहीं करते हो तो कंफ्यूजन लगता है। इसमें कंफ्यूजन तो बहुत बढ़िया तरह से लगता है। कोई सेकेंडरी, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं आगे चल के तो सेकेंडरी में एंड आइसो में बड़ा कंफ्यूजन लग जाता है। तो ये अच्छी तरह से आपको क्लियर करके करना। इस ग्रुप को हम बोलते हैं नियो ग्रुप। अभी मैं डिस्कस कर भी रहा था, एक कार्बन पर जब 3 CH3 ग्रुप लगे हों, दुनिया के सब टर्शरी कार्बन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो वाले टर्शरी कार्बन को मैं ले रहा हूं जिससे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हों, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हों, तब मैं इसको बोलूंगा कि ये नियो ग्रुप है। और नियो ग्रुप में अगर एक कार्बन आप लगा देते हो तो नियो ग्रुप तो इतना है ही, ये टोटल कार्बन 5, 5 कार्बन को कहते हैं हम पेंट। तो नियो पेंटेन, एन मतलब एल्केन है, सेचुरेटेड है, CnH2n+2 फॉलो कर रहा है, नियो पेंटेन। नियो ब्यूटेन नहीं हो सकता, नियो ब्यूटेन में तो फिर 4 कार्बन चाहिए, 4 तो इसी में है, नियो ग्रुप में ही है, ये तो ग्रुप है। H लगा के थोड़ी ना ये कहीं साइड में लगा, कम से कम एक कार्बन तो जोड़ना पड़ेगा तभी तो कंपाउंड बना पाओगे। जैसे मैंने अभी आइसोप्रोपेन हटा दिया था, आइसोप्रोपेन नहीं हो सकता, आइसोब्यूटेन हो सकता है। एक कार्बन पर 2 CH3, एक और साइड ग्रुप में लगा दिया आपने, तो नियो पेंटेन से शुरुआत होगी। ये नेमिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, नियो हेप्टेन, ये हम नाम दे सकते हैं। जैसे ये इतना पूरा ग्रुप ये हो गया नियो ग्रुप, साइड ग्रुप है, और टोटल कार्बन की संख्या अगर आप देखते हो 4 5 6, नियो हेक्सेन, इसको नाम देना चाहिए कंपाउंड को आपको नियो हेक्सेन। ये कुछ जो प्रीफिक्सेस हैं कई बार हम कहीं IUPAC में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये IUPAC नेमिंग नहीं है, लेकिन नेमिंग में जब कॉम्प्लेक्स की नेमिंग आती है तब हम ये नियो आइसो वर्ड इस्तेमाल कर लिया करते हैं। तो ये मैंडेटरी है आपको सीखना। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या ये आइसो ग्रुप है? ये जो सामने ग्रुप लिखा है, ये मैंने ग्रुप लिख दिया मतलब ये वैलेंसी फ्री है, यहां कुछ नहीं दिया। एक कार्बन पर एक मिथाइल लगा है, एक इथाइल लगा है, क्या ये ग्रुप आइसो ग्रुप है? आंसर लिख के बताओ चैट बॉक्स में। ये आइसो ग्रुप नहीं होगा। हम दूसरा एक पार्ट करते हैं, क्या ये ग्रुप कोई आइसो ग्रुप होगा? अगर मैं आपको ये कहता हूं क्या ये आइसो ग्रुप है, तो आप कहोगे नहीं, आइसो ग्रुप नहीं है। क्या ये ग्रुप टर्शरी ग्रुप है? आप कहोगे यस, ये ग्रुप टर्शरी ग्रुप है, और इसे हम एक और नाम देते हैं, नाम देते हैं नियो। नियोपेंटेन बनाने के लिए मैं इसमें एक और कार्बन जोड़ूंगा, तब जाकर के ये नियोपेंटेन बन पाएगा। तो साइड ग्रुप हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये सारे साइड ग्रुप लिखे जाएंगे, जब नेमिंग आएगी तब हम इनकी दोबारा से और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। दो ये टर्मिनोलॉजी मैंने अभी बताई है, और भी मैं इसमें ऐड करूंगा अभी। एक आइसो हो गया और एक हो गया नियो। रिकॉग्नाइजेशन करना
इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे अब अगर ये कभी साइड ग्रुप कोई दे दिया जाए तो मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को बोलता हूं नियोपेंटेन, CH3CCH3। अभी आपसे नाम पूछा गया था तो आपने बताया था कि इस कंपाउंड का नाम है नियोपेंटेन, कॉमन नेम इज नियोपेंटेन। और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे थे, एल्केन में से एक एच हटा देते थे तो क्या लिख देते थे, एल्केन एल्काइल, प्रोपेन प्रोपाइल, इथेन इथाइल, ब्यूटेन ब्यूटाइल, नियोपेंटेन नियोपेंटाइल। तो इससे एक एच हटाओ, जब हम इससे एक एच हटा देंगे तो ये बन जाएगा 3 CH3 एंड एक CH2, यहां 2 H रह गए, ये फ्री रह गई वैलेंसी। यहां पर H एंड H लिख दिए मैंने, यहां CH3 लिख दिया, CH3 लिख दिया। ये वाला मॉलिक्यूल बोला जाएगा नियोपेंटाइल। जब हम नेमिंग एल्केन की कॉम्प्लेक्स की करते हैं तब हम इसको प्रीफिक्स की तरह से, कभी हो सकता है ये प्रीफिक्स की तरह से लिखा जा सके। आइसोप्रोपाइल जैसे हम प्रीफिक्स लिख सकते हैं, ऐसे हम नियोपेंटाइल भी प्रीफिक्स लिख सकते हैं। एल्केन से एल्काइल, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल। ध्यान रहे ये नियोपेंटाइल नहीं है, ये तो पेंटाइल ही नहीं है, 5 ही कार्बन नहीं है इसमें, नियो ग्रुप है ये, दिस इज नियो ग्रुप। और हम इसे नियोपेंटाइल नहीं कह सकते, ये टर्शरी ग्रुप अगर है। हाँ, नियोपेंटाइल अगर बोल रहे हैं तो एक कार्बन और लगाओ, फिर ये नियोपेंटेन बन जाएगा, नियोपेंटेन से एच हटने के बाद नियोपेंटाइल बन जाएगा। अब जैसे ये है, अगर मैं यहां एक CH3 लिख दूं, साइड ग्रुप ना मान लूं इसको, साइड ग्रुप नहीं है ये, तो ये पूरा नियो ग्रुप है। और 1 2 3 4 5 6 नियो हेक्सेन नाम अभी हमने किया था। हेक्सेन से जब हम एक एच हटाते हैं तो बन जाता है हेक्साइल। नियो हेक्सेन से जब हम एक एच हटाएंगे तो बन जाएगा नियो हेक्साइल। बस अब इसमें लेकिन एक केयरफुली बात जो समझनी है आपको कि ये एच यहां टर्मिनल पोजीशन से ही हटाना है। एच तो आप यहां से भी हटा सकते थे, एच यहां से भी हटा सकते थे, फिर हम उसे नियो हेक्साइल नहीं कहेंगे। नियो हेक्सेन पूरे मॉलिक्यूल से बिल्कुल टर्मिनल एंड से आखिरी में से जब एक एच हटा के इस पूरे को साइड ग्रुप की तरह से कहीं जोड़ दोगे, नाउ इट इज कॉल्ड एज नियो हेक्साइल। तो नियोपेंटाइल, नियोहेक्साइल ये साइड ग्रुप की तरह से कहीं लिखे जा सकते हैं। तो एक बात ये बड़ी केयरफुली करनी है। इसके बाद हम आते हैं, एक होती है होमोलोगस सीरीज। ये भी आपने 9th-10th में पढ़ी होगी, लेकिन ये परेशान करती है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन है इसकी जल्दी से बता के मैं बेसिक IUPAC नेमिंग पर आता हूं कि नेमिंग कैसे करते हैं। होमोलोगस सीरीज एक पूरे ग्रुप को कलेक्टिवली हम किसी एक CH2 से डिस्टिंक्ट करते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए एल्केन, तो एल्केन में मैं लिखूंगा मिथेन, मैं लिखूंगा इथेन, CH3CH3। एक और कार्बन बढ़ा दो तो लिख दूंगा मैं प्रोपेन, CH3CH2CH3। मैं एक और कार्बन बढ़ा देता हूं, CH3CH2CH2CH3। एक और लिख लेते हैं बस, CH3CH2CH2CH2CH3। तो ये सब एल्केन के कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव मेंबर का मतलब ये कि एक एक हम कार्बन बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैंने मिथेन लिया C, H, H एंड H, एक H यहां था, उसमें क्या बढ़ा दिया कि ये बन जाए, एक CH2 बढ़ा दिया, प्लस क्या किया मैंने, CH2 प्लस कर दिया, तभी तो ये पूरा CH3 बन गया। ये CH3 तो इस मिथेन का ही है, H भी मिथेन का है, ऐड क्या किया इसमें, CH2। अब इस इथेन में मैंने एक और CH2 ऐड कर दिया, ये वाला CH2। भाई अगर इतना देखते हो आप, CH3CH3, ये तो इथेन वाला पार्ट है। मैंने इसमें बीच में इंसर्ट कर दिया एक CH2, सैंडविच कर दिया बीच में CH2। जब CH2
इंसर्ट कर दिया तो एक और ऐड हो गया इसमें। अब मेरे पास प्रोपेन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, इतना प्रोपेन है CH3 CH2 CH3। जब मैंने प्रोपेन से ये बनाया, 1 + CH2 और कर दिया। तो ये जो भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में एक CH2 का फर्क हो, वो उसका कॉन्जिक्यूटिव मेंबर कहलाता है। और इस पूरी सीरीज को जो बनती चली जाती है, इसको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, क्योंकि इनमें एक CH2 का अंतर है। लेकिन कभी आपको कोई बोलने लगे कि हमारे पास CH3 एंड CH3 है, और आप एक और मॉलिक्यूल लेते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं। इनमें तो कार्बन ही बराबर है, दोनों में हाइड्रोजन का H2 का अंतर है एक, H2 यहां जरूर मौजूद है, लेकिन कार्बन का अगर अंतर देखते हो तो कार्बन का अंतर नहीं है, ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं है। हाँ, अगर आप एक ये भी लिखते हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आप इन दोनों में अंतर देखते हो तो भी डबल बॉन्ड की वजह से होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं आएंगे। सेम फंक्शनल ग्रुप के अगर हैं तो वो होमोलोगस सीरीज के मेंबर हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, जैसे मैं कहता हूं CH3 COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें एक CH2 बीच में इंसर्ट कर दो, एक ये बना दो CH3 CH2 COOH, ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। एक CH2 का अंतर आ गया, इसमें एक CH2 ऐड कर दिया हमने, कार्बन कार्बन के बीच में इंसर्ट कर दिया। क्या होमोलोगस सीरीज? किसी एक गिवन फंक्शनल ग्रुप के दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में एक CH2 का जब अंतर आता है, और इससे जो पूरी सीरीज तैयार हो जाती है, बन जाती है। अब इसमें एक और ऐड कर दो, एक और ऐड कर दो, एक और ऐड कर दो, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, तो ये पूरी सीरीज बन गई। दैट इज होमोलोगस सीरीज। और कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में जो डिफरेंस है, दो होमोलोगस सीरीज के कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में जो अंतर है, वो अंतर कहलाता है CH2 का। तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बताई, डेफिनेशन देख लो। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाती है, और कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके ये कहीं कंपटीशन में भी डाल देते हैं, साइक्लिक मॉलिक्यूल से या किसी और तरह से रिलेट करके कंफ्यूजन भी आ सकता है इसमें, तो थोड़ा सा इसको जज करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। IUPAC नोमेनक्लेचर से बहुत प्रॉब्लम्स कंपटीशन में बोर्ड में आती हैं। प्रॉब्लम ना भी आए तो इसके अलावा क्वेश्चंस इस पर बेस्ड होते हैं, आपको दे देंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन 2-मिथाइल ब्यूटीन इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन। तो जब आपको 2-मिथाइल ब्यूटीन का स्ट्रक्चर लिखना नहीं आएगा तो आप रिएक्शन भी नहीं कर सकते। यानी ये तो मस्ट है, पहला स्टेप है बिल्कुल ऑर्गेनिक सीखने का, बिल्कुल पहला स्टेप है। आप बिल्कुल लास्ट तक जब पढ़ते रहोगे, सिर्फ यहीं पर नहीं, +1 में नहीं, +2 में तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड नेम है IUPAC। अब यहाँ तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, ये स्किप करने वाला बिल्कुल भी पोर्शन नहीं है। तो IUPAC जो छोड़ देता है, बहुत सारे बच्चे +2 में होते हैं, फिर वो उन्हें IUPAC नहीं की होती, बस ये ऑर्गेनिक शुरू करा दो, तो बड़ी एक अजीब सी कंडीशन हो जाती है कि क्या करा दो, IUPAC नेमिंग नहीं आती तो कहाँ से शुरू हो सकती है। तो इसको बड़ी अच्छी तरह से करना है, बेसिक समझ लेने बस, मुश्किल तो फिर जाए जितना भी कर लोगे। जब हम कोई भी IUPAC नेम लिखते हैं तो उसको, नाम को आप कंपोनेंट में तोड़ करके देखो। IUPAC नेम एक तरीके से लिखा जाता है, वे है लिखने का। देखो, किसी भी चीज का नाम लिख देते हैं हम, तो नाम लिखने के लिए हम एक तो रैंडम नाम लिख देते हैं, किसी को कुछ भी कह दो, किसी बच्चे का नाम रखना है, गुड्डू, बबलू, चुन्नू, मुन्नू, ये नाम रखना है अभी आपको, तो वैसे ही रख दिया। अब साइंटिफिकली कोई नाम रखना है, कोई तरीके से रखा जाएगा। मान लो हम कोई पैरामीटर बना लेते हैं कि इसका इतना वेट होगा
तो इसका ये नाम रखेंगे, इसका वेट इतना होगा तो इतना नाम, कोई पैरामीटर बना लिया। तो ऐसे ही एक यूनियन, IUPAC यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, इन्होंने मिलजुल करके रूल्स बनाए कुछ, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या प्रॉब्लम है। 20 मिलियन कंपाउंड अभी तक नोन है, तो कोई नाम याद तो रख नहीं सकता कि भाई आपने किसी ने रैंडम नाम रख दिया और वो याद कर लिया उसका तो चल जाएगा। अब उन्हें रिकॉग्नाइज भी करना जरूरी है। हर चीज के नाम दुनिया में रखता है इंसान, शहर का नाम होता है, कंट्री का नाम होता है, ट्रेन का नाम होता है, हवाई जहाज का नाम होता है। सारी चीजों के नाम से ही पहचान होती है, सब चीजों की। कंपाउंड की भी नाम से ही पहचान होगी। याद कर नहीं सकते हम, इतने सारे कहाँ याद करेंगे। तो कोई रूल बनाए गए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के एक तरीका फॉलो किया और उसको तरीके को इस तरह से फॉलो किया कि रूल बना दिए गए कि जब भी कोई नया कंपाउंड इन्वेंट होगा तो हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग उसका नाम रख देंगे, तो हमें याद करने वाली जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। बस उन रूल्स को ही हमें फॉलो करना होगा। रूल वो बहुत सारे हैं रूल, क्योंकि आप अगर ये सोचो कि 2 4 5 8 10 रूल्स हैं, क्योंकि कंपाउंड बहुत सारे हैं, फंक्शनल ग्रुप ही बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ हमारा 11th में 12th में जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए हम रूल्स पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि IUPAC नोमेनक्लेचर करने के बाद दुनिया के किसी भी कंपाउंड का 20 मिलियन में से कोई भी कंपाउंड उठा के आपको दिया जाएगा और आप नाम बता दोगे उसका। नहीं, जो रूल्स लिखे हुए हैं इनके IUPAC के कई सारी मोटी मोटी बुक्स हैं जिनमें सिर्फ रूल्स हैं। यहाँ तो बड़ा सुपरफिशली हाइड्रोकार्बन का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ फंक्शनल ग्रुप, उनकी बस नेमिंग करेंगे। उनके बाहर की नेमिंग हमारा एरिया नहीं है डिस्कशन का। तो एक कंफ्यूजन मत रख लेना दिमाग में कि IUPAC नेमिंग, क्योंकि होते हैं बड़े सारे बच्चे बस अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं आजकल कि बस IUPAC पढ़ लिया जी। IUPAC पढ़ने का मतलब ये है कि 6 मोटी मोटी किताबें रूल्स की हैं। IUPAC पढ़ने का मतलब दुनिया के सब कंपाउंड का नहीं बता पाओगे, सिर्फ हाँ जो आपका सिलेबस कंसर्न है वो आप जरूर कर पाओगे। तो नाम को आपको क्या करना है, कंपोनेंट में ब्रेक करना है नाम को। एक होता है उसमें वर्ड रूट, नाम का ये पार्ट जरूर जरूर मौजूद होगा किसी मॉलिक्यूल में, अगर मौजूद नहीं है तो वो नाम गलत है। एक वर्ड रूट होता है जो कार्बन की संख्या को बताता है, इसमें स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, या अगर मैं इसे सिंपल करूं, एक होता है वर्ड रूट, WR लिख रहा हूं मैं वर्ड रूट। एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। भाई प्रीफिक्स है तो पहले ही लिखा जाएगा, वर्ड रूट से पहले जो लिखा गया प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद जो लिखा गया वो सफिक्स। सफिक्स 2 तरह के होते हैं, प्रीफिक्स 2 तरह के होते हैं। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। जो इससे कनेक्टेड है, वर्ड रूट से जो जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी है, प्राइमरी से जो फर्दर जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी है, वर्ड रूट से जो पहले जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी है, इस प्राइमरी से जो और पहले जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी है। तो एक होती है बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, किसी नाम को लिखने के लिए कम से कम जो चीजें चाहिए वो जरूर उनके बिना नाम हो ही नहीं सकता, वो हैं ये 2 चीजें, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। IUPAC नोमेनक्लेचर में इन 2 के बिना नाम नहीं हो पाएगा। हां, ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी सफिक्स के बाद हमें सेकेंडरी सफिक्स ऐड करना पड़ जाए। ये सेकेंडरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल क्या गिवन है। वर्ड रूट में जरूरी नहीं कि प्रीफिक्स हो, प्रीफिक्स हो सकता है प्राइमरी हो सकता है सेकेंडरी, 2 टाइप के प्रीफिक्सेस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बड़े से बड़ा IUPAC नेम लिखने की कोशिश करूंगा
तो उसमें 5 चीजें होंगी। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स मतलब जो बाद में लिखा जाता है, एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये पॉसिबिलिटीज हैं नाम के लिखे जाने की। अब हमें हर एक के बारे में जानना पड़ेगा कि किसका क्या मतलब है, वर्ड रूट का क्या मतलब है, प्रीफिक्स का मतलब क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का मीनिंग क्या है, ये चीज हमें अभी देखनी होगी। तो ये 5 चीजें हैं जो किसी IUPAC नेमिंग में एग्जिस्ट करती हैं। जब भी हमें नाम लिखना शुरू करना होगा, पहले नंबर पर हम ये लिखेंगे, अगर है तो लिख दिया, नहीं है तो दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे आ गए, है तो लिख दिया प्राइमरी प्रीफिक्स, वरना वर्ड रूट पर आ जाओ। वर्ड रूट जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ड रूट नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, वर्ड रूट तो होगा ही होगा। फिर प्राइमरी सफिक्स पर आ जाओ, प्राइमरी सफिक्स जरूर जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, 2 तो जरूर होंगे। सेकेंडरी सफिक्स पर आ जाओ, अगर प्राइमरी सफिक्स लिख लिया, सेकेंडरी मिल गया तो लिख दो, नहीं लिख मिला अगर तो नाम पूरा हो गया हमारा। ये 2 बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, थर्ड एंड फोर्थ। ये बाकी के 3 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एक जो आप नाम सुन चुके हो पहले अभी तक छोटी क्लासेस में, उनको मैं लिख करके बता रहा हूं, उससे आपको आइडिया लगना शुरू हो जाना चाहिए। जैसे सबसे छोटा सबसे सिंपल नाम हम लिखते हैं एल्क इन, मिथेन ही लिख लेते हैं, मेथ इन। एक ये लिखा मैंने नाम। दूसरा मैंने नाम लिखा एक और, नीचे लिख रहा हूं मेथ एन, और इसमें एक और चीज ऐड कर दी ऑल। तीसरा मैंने एक और नाम लिखा, गिवन हो सकता है वो लिखा मैंने 2 मिथाइल ब्यूट एन एंड साथ में मैं लिखता हूं इसके ऑल। पहले वाले को देखो, अभी इसमें 2 चीजें हैं, एक मेथ है एक एन है। मेथ है वर्ड रूट, ये बेयर मिनिमम 2 चीजें तो होंगी ही होंगी, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या चीज है, ठीक है, इसका तो हमें पता चल गया। वर्ड रूट क्या है, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नियो। 10 के भी होते हैं, डेक 11 के भी हैं, अनडेक 12 के भी हैं, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। ये उतने ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है, बस 8-10 तक आप पता कर लो तो काफी रहते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट है जो कार्बन की संख्या स्ट्रेट चेन कार्बन में बताता है, पूरे मॉलिक्यूल में नहीं। प्लीज आपको ये नहीं कहना कि पूरे मॉलिक्यूल में कितने हैं, आपको सिर्फ ये कहना है स्ट्रेट चेन में जो हमने गिने वो कार्बन यहां लिखने हैं वर्ड रूट की जगह। एन क्या है, एन बताता है ये मॉलिक्यूल सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। ये है प्राइमरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स 3 हो सकते हैं बस, या तो ये एन हो सकता है जो मैंने यहां लिखा है, या ये इन हो सकता था, या ये आइन हो सकता था। भाई मैथ के साथ तो इन नहीं हो सकता, लेकिन इथीन हो सकता था, प्रोपीन हो सकता था, ब्यूटीन हो सकता था, ब्यूटाइन हो सकता था। तो ये जो शब्द है जिसे हम प्राइमरी सफिक्स कह रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। बस 3 के अलावा कुछ मतलब नहीं है सेकेंडरी सफिक्स को।
ये दो चीजें हो गई, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बोले तो एन, इन, आइन। अब कई बार फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे मैंने मिथेन तो ये लिख दिया CH4, लेकिन आपको एक कंपाउंड दे दिया गया, सपोज करते हैं CH3OH। अब आप जानते हो, इसका नाम जानते हो यूपीएससी ने, मिथेनॉल है। तो इसमें 3 कंपोनेंट हैं, मेथ, वर्ड रूट मतलब कार्बन 1, एन मतलब सेचुरेटेड, कोई डबल बॉन्ड नहीं, ऑल सफिक्स बाद में आ रहा है। किसके बाद आ रहा है? प्राइमरी सफिक्स के बाद आ रहा है, तो इसे नाम देंगे हम सेकेंडरी सफिक्स। ये बोला जाएगा सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स होना जरूरी नहीं है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप होगा मौजूद तब ये आएगा। अब वो रूल्स हैं कि ये इसका ई कहां चला गया, एन तो ई समेत लिख रहे थे हम। जब भी कभी कोई सेकेंडरी सफिक्स आके जुड़ना होता है तो उसके लिए जगह करनी होगी, ये ई जगह कर देता है, ये ई यहां से हट जाता है, जो सीट खाली होती है उस पर ये चिपक जाता है। जस्ट यानी मैं बता रहा हूं, रूल ये है कि जब भी हमें सेकेंडरी सफिक्स जोड़ना होता है, प्राइमरी सफिक्स का एन, इन, आइन का ई हटा करके हम जोड़ते हैं। मिथेनॉल हो गया, मैथ, एन, ऑल, 3 कंपोनेंट है, प्रोप, एन, ऑल, ब्यूट, एन, ऑल, ब्यूट, इन, ऑल, ब्यूट, आइन, ऑल, ब्यूट, आइन, ओइक एसिड। ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो सकता है। ये इसके 3 वेरिएशन है, एन, इन, आइन। इनके बहुत सारे वेरिएशन है। अल्कोहल है तो ऑल, एल्डिहाइड है तो अल, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, कीटोन है तो ओन। ये अब हर फंक्शनल ग्रुप के आपको अपने याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। यही हमें प्रैक्टिस करनी है आने वाले टाइम में। अब कई बार ऐसा होता है कि चेन में कुछ कार्बन बिना गिने रह जाते हैं। जैसे आपने ये लिखा 1, 2, 3, 4, कार्बन नंबर 2 पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। यहां लंबी से लंबी चेन बनाने के लिए हमें इस कार्बन को छोड़ना पड़ा, गिनती से बाहर निकालना पड़ा। वर्ड रूट में तो हम रखेंगे 4 कार्बन ब्यूट, ये 4 कार्बन ब्यूट हमने रख दिए वर्ड रूट में। एन मतलब सेचुरेटेड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ऑल मतलब अल्कोहल है, कुछ नहीं लिखा तो 1 पोजीशन पर है, 2 होती पोजीशन लिखना जरूरी थी। ब्यूटेनॉल है, लेकिन ये तो रह गया CH3। अभी पढ़ा है CH3 को हम मिथाइल कहते हैं, वो पहले लिखना पड़ेगा। ये जो भी कार्बन पेरेंट कार्बन चेन की गिनती में नहीं गिना जा सका, उसको प्रीफिक्स लिख दिया जाता है। ये प्रीफिक्स एक और भी होता है, वो हम बाद में करेंगे डिस्कस, प्राइमरी सेकेंडरी। लेकिन प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट से पहले लिखा जाने वाला, पेरेंट कार्बन चेन की जो भी पोजीशन है वो पोजीशन लिखते हुए हम इस पूरे नाम को लिख देंगे। यानी सबसे पहले हमने प्रीफिक्स लिखा, फिर वर्ड रूट लिखा, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखा, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखा। ये एक मैंने बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया। इस लाइन ऑफ एक्शन पर हम पूरे IUPAC नेमिंग में वर्क करेंगे। अब जो हम शुरुआत करेंगे, अभी मैं एकदम से नहीं बताने लगूंगा कि प्रीफिक्स सफिक्स सब इकट्ठे, थोड़े थोड़े बताऊंगा। पहले बस ये 2 चीजें बताऊंगा, जब ये पक्के हो जाएंगे फिर मैं इसमें और ऐड कर दूंगा, एक प्रीफिक्स ऐड कर दूंगा। जब ये भी पक्का हो जाएगा फिर ऑल एंड अल, ओइक एसिड फिर ऐड करूंगा। पहले तो एल्केन के ही कॉम्प्लेक्स के जब नाम होते हैं तो वही बड़ा एक लंबा चौड़ा काम है, आसान नहीं होता करना। वेल, तो ये 4 चीजें हैं, मैं इनके बारे में एक एक करके पहले आपको बता देता हूं। 4 नहीं, ये 5 हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5। किसी IUPAC नेमिंग में हमें ये 5 चीजें देनी होती हैं, जो चीजें जो जितना आपके सिलेबस का पोर्शन है +2 कंपटीशन तक के लेवल में, ये 5 चीजें होती है। वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स ऑलवेज एग्जिस्ट। वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स ऑलवेज एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि ये इसके बिना कभी भी
कोई नाम एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने कोई नाम ऐसा लिख दिया जिसमें वर्ड रूट नहीं था तो गलत हो गया, जिसमें प्राइमरी सफिक्स नहीं था तो गलत हो गया। सेकेंडरी सफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, क्या बताया मैंने सेकेंडरी सफिक्स अभी? सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल OH, जैसे एल्डिहाइड, इनके लिए नाम हर एक के लिए एक ही याद रखने पड़ेंगे। OH के लिए ऑल याद करोगे, लिस्ट बताऊंगा मैं आपको। CHO के लिए अल करोगे, COOH के लिए ओइक एसिड करोगे। ये नाम आपको करने होंगे। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है? सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप को। ऑल वगैरह जैसे हैं, ये सब इनके इंडिकेशन होते हैं। ठीक हो गई बात? आगे बढ़ते हैं एक एक करके। हमने वर्ड रूट इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नहीं। देखो यहां कंफ्यूजन लग जाता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, टोटल की बात नहीं हो रही है। मेन चेन में जब गिनती हम करते हैं, काउंटिंग जिन कार्बन की हो जाती है और हम इसे एल्क बोल देते हैं। अब अगर ये लिस्ट आपके याद करने की है, जब किसी पेरेंट कार्बन चेन में सिर्फ एक हो तब हम उसे मेथ कहते हैं, दो हैं तो उसको एथ बोल देते हैं। मेथ हो गया, एथ है। तीन है तो प्रॉप हो गया, ब्यूट हो गया, पेंट हो गया, हेक्स हो गया, हेप्ट हो गया, ऑक्ट हो गया। 9 है अगर पेरेंट कार्बन चेन में। पेरेंट कार्बन चेन में जब हमने गिनती शुरू की तो 9 कार्बन गिने गए लगातार बिना कोई डिसकंटिन्यूटी के। तब आप बोलोगे डोडिकेन, अनडीकेन। डोडिकेन हो गया 12, अनडीकेन 11, 13 हो जाएगा ट्राइडिकेन, हेक्साडिकेन, ऑक्टाडिकेन। 20 के लिए स्पेसिफिक नाम है, 20 के लिए आइकॉस बोला जाता है। 21 होगा, फिर 1 से वहीं चल पड़ो, जैसे अन आइकॉस, डो आइकॉस, ट्राई आइकॉस, टेट्रा आइकॉस, पेंटा आइकॉस। जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल, मतलब मत एनर्जी वेस्ट करो। मैं कहता हूं बस आप इतने जितने ये यहाँ 10, 11, 12 तक कर लोगे तो काफी है। इतना रूल्स ज्यादा जरूरी हैं समझने। अब अगर मैं कोई कंपाउंड ऐसे लिखता हूं, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, कार्बन स्केलेटन में लिखूंगा मैं, वो मैं सिखा चुका आपको कि इसका मीनिंग क्या है। CH3, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या है? पेंट। अधूरा है नाम, अभी सेचुरेटेड है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं एन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नाम पूरा हो गया। पेंट वर्ड रूट, एन प्राइमरी सफिक्स। ये आ गया हमारे पास एक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन है। 8 कार्बन की चेक करो, ऑक्ट वर्ड रूट हो गया। सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड के लिए एन लिखा जाता है, एन। बाकी कुछ और नहीं है। होता अगर तो हम लिखते आगे, ऐड कर देते। बस दो चीजें हैं इसमें, वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है, ऑक्टेन। कंफ्यूजन क्या लगता है? ये कार्बन को गिनने में हमें ऊपर नीचे कैसे भी मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार्बन चेन गिने हम इसकी, यहां से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन की स्ट्रेट चेन है ये, इधर उधर लिखा होने से कुछ नहीं होता, कहीं ब्रांच नहीं है इसमें। तो मैं 10 कार्बन के लिए सारे के सारे कार्बन गिने गए, कोई प्रीफिक्स बचा ही नहीं। 10 कार्बन के लिए क्या कहना चाहिए? डेक। और सेचुरेटेड है, एन, डेकेन। कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है।
ठीक हो गई बात। यही मॉलिक्यूल में अगर थोड़ा सा चेंज मैं ले आता, 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन में अब डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 4। अब गिनती का एक उसूल होता है, वो मैं अभी आपको रूल्स बताने वाला हूं। ये वाली गिनती 2 3 एंड 4 गलत काउंट होगी, ये वाली सही काउंट होगी। हमें गिनती काउंटिंग उस साइड से करनी चाहिए। रूल है, जिधर से डबल बॉन्ड क्लोज आ रहा हो, सारे कार्बन गिनते हुए ये क्लोज आ गया तो ये वाली सही है, ये गलत है। इसमें दूर आ गया, 3 पर आया डबल बॉन्ड, यहां 1 पर डबल बॉन्ड आया। कार्बन कितने? 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, गिनती करो। ये लिख दिया मैंने ब्यूट। अब ये तो हो गया वर्ड रूट, इसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स, यहां बदल गया, सेचुरेटेड तो नहीं है, अब तो ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए तो क्या लिखा जाता है? इन लिखा जाता है। हम लिखेंगे इन, लेकिन इन तो यहां भी हो सकता था, इसलिए इसकी पहचान हो जाए तो एक नंबर डाल देते हैं इससे पहले, ब्यूट हाइफन 1 हाइफन इन। तो एक्यूरेट नाम इसका बिल्कुल सही सही अगर लिखना है तो ब्यूट 1 इन। 1 क्या इंडिकेट करता है? सफिक्स की पोजीशन को। एन की कभी कोई पोजीशन नहीं होती भाई, एन तो हर जगह सेचुरेटेड है तो सेचुरेटेड है, लेकिन इन की तो कोई एक पोजीशन होगी मॉलिक्यूल में, डबल बॉन्ड तो कोई एक पोजीशन पर होगा। जो पोजीशन है वो मिनिमम कार्बन पर गिनती करते हुए वो पोजीशन यहां लिख डालो। अब इसमें कोई सफिक्स और होता, फंक्शनल ग्रुप होता तो बाद में लिखते, हम यहां जोड़ते उसे। प्रीफिक्स होता तो पहले जोड़ने की कोशिश करते। रूट पकड़ लो बस, अगर आपने वर्ड रूट पकड़ लिया, प्राइमरी सफिक्स पकड़ लिया, शुरू के एल्केन अगर पक्के कर लिए तो कभी मात नहीं खाओगे आईयूपीएससी नेमिंग में। लोग बात क्या करते हैं, एल्केन वेल्केन को छोड़ के सीधे अल्कोहल पे चढ़ जाते हैं। नहीं होगा फिर, ऐसे बड़ा मुश्किल रहेगा ऐसे। चलो, प्रीफिक्स किसे कहते हैं हम? फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम। प्रीफिक्स दो टाइप के हम बोल रहे होते हैं। कभी अगर प्रीफिक्स लिखना पड़ जाए तो कई बार हम साइक्लो भी लिखते हैं। जैसे अभी हम जब नाम लिख रहे थे तो क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो ऐसा भी कुछ लिखा था हमने। हमने लिखा था साइक्लो पेंटेन। अब यहां कई सारी चीजें हैं। एक है मेरे पास वर्ड साइक्लो, जो वर्ड रूट से पहले लिखा गया। एक है मेरे पास यहां पर पेंट, वर्ड रूट है। और एक है मेरे पास एन, जो कि सेचुरेशन को शो करता है। सेचुरेटेड है, बिल्कुल ठीक है, 5 कार्बन है, ठीक है, लेकिन ये तो ओपन चेन नहीं है, ये तो साइक्लिक है, तो एक शब्द देना पड़ेगा साइक्लो। कहां लिखेंगे? वर्ड रूट से जोड़कर लिखेंगे। अगर साइक्लो कभी लिखा गया तब हम उसे प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं। बस एक अकेला शब्द है ये साइक्लो, इसके अलावा प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होता। जो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वगैरह होते हैं वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो साइक्लोपेंटेन मतलब साइक्लो प्रीफिक्स है, इसे बोलना चाहिए आपको प्रीफिक्स। इसको बोलना चाहिए वर्ड रूट, इसको बोलना चाहिए प्राइमरी सफिक्स। ये डबल बॉन्ड भी हो सकता था, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता था, क्वाइट पॉसिबल। डबल बॉन्ड लो, 5 के 5 कार्बन लिखो आप, ये वैसे ही अभी भी साइक्लिक है तो लिखो साइक्लो इसे। उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या है हमारे पास 5, साइक्लो पेंट। लेकिन एन नहीं लिख सकते भाई, अब क्यों नहीं लिख सकते? एन है ही नहीं, एन का मतलब तो सेचुरेटेड, अब तो डबल बॉन्ड है इसमें। गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंट तो हो गया। अब इन है, इन कहां है? 1 पर, शुरुआत वाले को काउंट करना होता है, 2 को नहीं, पहले वाले को। मैं लिखूंगा साइक्लोपेंट 1
इन, ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका। ये वाला पार्ट अगर आप थॉरोली थोड़ा सा टाइम लगा के घर पे भी बैठ के दोबारा से एक बार कर लोगे ना, आधी से ज्यादा यूपीएससी नेमिंग तो यहीं आ जाती है। यही गलती होती है कि वन ने लिखा, हाइफन ने लिखा। अब ये रूल मैं बताऊंगा कि इवन कैपिटल लिख रहा हूं मैं हर एक में, ये कैपिटल आ रहा है सी, रूल का पार्ट है, कैपिटल सी लिखा जा रहा है, कोई स्पेस नहीं लिखा जा रहा है, कहीं हाइफन लिखा जा रहा है। वर्ड एंड नंबर के बीच में हाइफन लिखना है, 2 नंबर कभी आ गए तो कॉमा लिखना है, ये सब रूल के पार्ट है। ये सारे रूल्स आप दोगे तब जाकर के हम इसको पूरा कर पाएंगे। तो प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब साइक्लो, बस कुछ और नहीं। और सेकेंडरी में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कोई साइड ग्रुप में अगर मान लो ये आ गया मिथाइल, तो अब ये तो साइक्लो नहीं है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स को कहते थे हम साइक्लो, तो अब ये मिथाइल है, ये सेकेंडरी बोला जाएगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ भी हो सकता है, ये कई बार कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, ईथर वगैरह भी हो सकता है। ये डिटेल डिस्कशन है, जब फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल आखिरी में आएंगे तब हम इन प्रीफिक्सेस को डिस्कस करेंगे। अभी कॉमनली जो आएंगे वो तो एल्काइल ग्रुप कंसीडर करो आप, एल्काइल या क्लोरीन वगैरह है। जैसे आपको ये दे दिया, आप इसका नाम क्या बताओगे? CH3 CH2 CH3, आप बोलोगे प्रोपेन है ये, और मैं बोलूंगा ठीक है बिल्कुल। फिर आप में से किसी ने एक ने क्लोरीन लगा दिया इस पर, तो ये क्लोरीन प्रीफिक्स की तरह से लिखा जाता है। अब हम इसका नाम लिखेंगे, यहां ऊपर लिख रहा हूं 1 क्लोरो, उसके बाद लिखोगे 3 कार्बन क्योंकि हैं तो प्रॉप, और क्योंकि सेचुरेटेड ये है एन। क्लोरो क्या है? प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रॉप क्या है? वर्ड रूट। एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स। अल्कोहल भी होता अगर मान लो, तो 1 क्लोरो नहीं होता, 1 2 3 करते, अल्कोहल को प्रायोरिटी देते गिनती करने में, तो फिर ये आ जाता 3 क्लोरो, प्रॉप एन ऑल, फिर एक और चीज जुड़ती। मतलब जो बेसिक पहले हम कर लेंगे फिर बाद में जोड़ेंगे। तो पहला टारगेट तो हमारा अभी ये है कि सिर्फ हम एल्केन को फोकस करें। जब एल्केन फोकस हो जाएगा फिर हम क्लोरीन लाएंगे, फिर हम अल्कोहल लाएंगे, फिर एक एक ऐड करते चले जाएंगे। पहले एल्केन करेंगे, फिर एल्कीन करेंगे, एल्काइन करेंगे। जहां ये 3 हुए फिर एकदम से आपको पता चल जाएगा कि आईयूपीएसी का स्ट्रक्चर क्या होता है। वर्कआउट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिख करके काम चलेगा। चलो ये असाइनमेंट मैं भेजूंगा आपको। आज की क्लास में हम इतना करते हैं, जो असाइनमेंट होगा उसको अब आपको करके रखना होगा। जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन वाले मैंने कराए वो, और सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग वाले एंड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का कुछ मैं असाइनमेंट आपको भेजूंगा। लेकिन वो असाइनमेंट आपको कॉपी पेपर पेन का यूज करते हुए करना है। जस्ट उसको ये नहीं करना कि आप उसे रीडिंग लगा लो। ठीक है, आज की क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूं। कुछ डाउट किसी को है तो मेरे से पूछ सकते हो।